हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के इतिहास विषय नहीं है, हिंदी विषय है। हिंदी विषय और इतिहास विषय और ज्योग्राफी विषय, ये तीनों का मॉडल पेपर हम बना चुके हैं वीडियो। ये दूसरा है, इसके बाद एक और बनने वाला है इतिहास। हालांकि केवल हम हिंदी विषय की बात करते हैं। देखो अब पहला चैप्टर की बात करो। पहला चैप्टर से संबंधित से लेके आज सीधे चले जाओ 29वां चैप्टर। इनके बीच में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन पूछा गया है। और व्याकरण की बात किया जाए तो 55 से 50 नंबर व्याकरण से आया है। तो दोनों मिलाकर 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप देखो, ट्राई करो कितना आप बना पा रहे हो। पहला क्वेश्चन देखो, दिल छोटा करना। दिल छोटा करना अगर ना आए इसमें से क्वेश्चन तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मुहावरा का अर्थ देखोगे ना, दिल छोटा करना का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। क्या होता है? हतोत्साहित होना। इसका सही आंसर की बात करोगे ए का हो जाएगा ए। दिल छोटा करना मतलब क्या होता है? हतोत्साहित होना। आंसर आप क्या बताओगे? हतोत्साहित होना। संतप्त ना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? हतोत्साहित। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्या बोला है कि आंखों का तारा। एक होता है जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके जो एकलौता अगर लड़का है तो उसे कहा जाता है आंखों का तारा है, अर्थात बहुत प्यारा है। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा होना। अप्रिय कहाँ लिखा? प्रिय होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अत्यंत प्यारा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, लाल पीला होना। लाल पीला का मतलब होता है लाल पीला मतलब आग से बबुल्ला हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना। लाल पीला होने का मतलब होता है क्रोध होना। इसमें क्या लिखा है? किसी को क्रोध को हम कहते हैं गुस्सा होना, बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला होगा 4 नंबर क्वेश्चन, गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाले को क्या बोलते हो? अंक। अंक साई कहा जाता है। गोद में सोना, जो माँ के जो गर्भ में, जो भी माँ के गोदी में जो बच्चा सोता है ना, तो गोदी में के मतलब होता है अंक साही। गोद में सोने वाले बच्चा जो होता है ना, उसे क्या कहता है? अंक साई कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का आंसर देना है। जो देखा ना जाए उसे क्या कहोगे? अदृश्य। जिसका माता पिता न हो उसे क्या कहते हो? अनाथ। उसी प्रकार यहाँ बताओगे गोद में सोने वाला, तो आंसर क्या होगा? अंक शाही होगा। आंसर क्या होगा? अंक शाही। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा क्या है? देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ऑब्जेक्टिव तौर पर विलोम शब्द पूछ लेते हैं। कल कोई लिंग निर्धारण कर लेता है। तो कुछ जाति ऐसे होते हैं जीव जंतु जिसका लिंग स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बातचीत के जरिए लिंग का पता किया जाता है। जैसे शिक्षा देखो, तो शिक्षा स्त्रीलिंग है। शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग। मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी रही है। तो एजुकेशन अच्छी रही है, अच्छा नहीं है। एजुकेशन क्या है? शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द है 5 नंबर के बाद आ जाओ सभा। सभा क्या है? इसमें भी बताओगे सभा। सभा की बैठक हो रही है, तो सभा की बैठक हो रही है, इससे पता चलता है कि ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा। परीक्षा आप देखा जाए, परीक्षा क्या है? परीक्षा हो रही है, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके अलावा आप देखोगे घी क्या है? घी। तो घी से आपको तात्पर्य चलेगा घी क्या है? घी बहुत महंगा है। घी हो गया, दही हो गया, ये सब, मोती हो गया, सोना हो गया, ये सब पुलिंग होता है। ये क्या है? बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब पुलिंग है। घी शब्द क्या है? पुलिंग है। घी शब्द क्या है? पुलिंग है। इसका आंसर बताओगे घी क्या है? पुलिंग है। वचन कितने प्रकार का होता है? देखो, जो इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसी प्रकार ना हिंदी में भी वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी वही चलता है, लेकिन संस्कृत में बदल जाता है, 3 गो हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए, पावक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पावक। वची नहीं होता है, व्योम नहीं होता है, नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? पावक। क्या बताओगे? पावक बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, कमल। कमल क्या होता है? कमल एक ऐसे पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है। तो कमल का पर्यायवाची नाम होता है सरोज। कमल का पर्यायवाची नाम क्या होता है? सरोज। सरोज। आंसर याद रखना, सरोज भी होता है, पंकज भी हो सकता है। तो पंकज नहीं दिया है तो आप लगाओगे सरोज। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन कितना मस्त है कि जो बहुत बोलता है, देखो पाठ नंबर अपने 12वीं क्लास के में देखा होगा, 12वीं क्लास में पाठ नंबर 1 में देखा होगा बातचीत। क्या देखा होगा? बातचीत। बातचीत में बताया गया जो इंसान बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। वाचाल कहीं के मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाचाल। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जो पुरुष, क्या बोला है?
जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनयी करे, अभिनय मतलब उसे अभिनेत्री कहते हैं। तो जो पुरुष अभिनय करता है मतलब अपनी कलाकारी को प्रदर्शन कहीं करता है तो उसे अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। तो यहाँ पुरुष बोला है तो पुरुष अभिनय करता है, कलाकारी दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्टर, मतलब अभिनेता बोलते हैं। जल में रहने वाली सेना। अब देखो बाबू, भारतीय सेना के पास 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना। और यहाँ बोला है जल में रहने वाली सेना को क्या कहते हैं? नौ सेना। आप भू सेना देखेगा तो थल सेना को कहते हैं, अग्नि सेना अलग होता है, वायु सेना अलग होता है, वायु विमान वायु सेना को कहा जाता है। तो यहाँ जो जल में रहने वाली सेना होती है उसे क्या कहते हैं? नौ सेना। इसी को जल सेना भी कहा जाता है, नेवी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। आगे देखो, तीव्र गति से। जो इंसान बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सहृदय, आज्ञाकारी, कुशाग्र बुद्धि। उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। बहुत तेज उसका बुद्धि है तो उसे कहोगे कुशाग्र है, मतलब उसका मानसिकता एकदम ऊपर लेवल का है, कुशाग्र बुद्धि है, किसी प्रकार की उसमें अनहोनी नहीं है। अगला है कमल नयन, कमल के समान अयन। देखो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्वंद्व में क्योंकि माइनस होता है बीच में, द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि द्विगु संख्या से शुरू होता है, तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का होता है, ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा? कर्मधारय में जाएगा। कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, आपको सब बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? आजीवक। पहला शब्द अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। तो आजीवन कौन से समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक ना बाबू। अगला देखो, 17 के बाद आ जाओ सीधे 18 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है? अग्रज अनुज। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है ना, डैश का चिन्ह, तो जिस समास में दोनों एक दूसरे का उल्टा हो और बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। आंसर आप क्या लगाओगे? द्विगु। द्विगु समास पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक ना। अगला देखो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आयुष्मान भव। क्या होता है ना? आयुष्मान, चिरंजीवी, लघुजीवी, मनोहर। आयुष्मान भव मतलब चिरंजीवी। इसी को आयुष्मान मतलब लंबा उम्र हो आपका, तो उसी को चिरंजीवी कहा जाता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द का अनेकों नामों से पुकारा जाना पर्यायवाची शब्द होता है। तो पृथ्वी को पर्यायवाची कहते हैं भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि। संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, 3 प्रकार का होता है ना। संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। ये आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार। ये देखो बिहार बोर्ड में ना इस बार ऑफिशियल मॉडल पेपर जो निकाला है ये बहुत आसान दिया है इस बार। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत आसान दिया है। ये मत समझना इतना ही आसान देगा, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है अपना, लेकिन तैयारी जारी रखे रखना, अपने तैयारी में कमजोरी मत करना। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, इसे तोड़ोगे ना तो आप मिलेगा दिक प्लस अंबर। क्या मिलेगा वो? दिक, आधा क प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। कहाँ दिक प्लस अंबर? यहाँ है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दिक प्लस अंबर होगा। अगला देखो आप 23 के बाद आ जाओ सीधे 24। क्या बोला है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोदा, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, यशोदा, यशः प्लस क्या हो जाएगा? दा। आंसर क्या होगा? जो ओ है ना विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यशः प्लस दा बराबर यशोदा। अगला देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तपह प्लस बल, तपह प्लस बल, तपोबल। तपो बल का होता है विच्छेद तपह प्लस बल बराबर तपह बल। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है, वार्तालाप मतलब दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसी को समझौता या बातचीत करते हैं। वार्ता प्लस अलाप, वार्ता प्लस अलाप, वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद बताओ। महा प्लस ईश, इसमें याद रखना बड़ा ई रहता है, इसलिए महा प्लस ईश होगा बड़ा ईश। ईश्वर वाले इसमें हमेशा बड़ा ई का प्रयोग किया जाता है, छोटा ई मत लगाना। महा प्लस ईश्वर, महा मतलब महान, महान है ईश्वर, उसी को महेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 बाद 28। क्या बोला है?
कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? कठोर मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है। कठोर का विलोम पूछा, कली तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, मुकुल नहीं तो कोमल होगा। कठोर का क्या होता है? कोमल। कठोर का क्या होता है बाबू? कोमल। स्तुति करना, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका विलोम क्या हो जाता है? निंदा करना। स्तुति का क्या हो जाता है? निंदा करना। अगला देखिए आप 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कनिष्ठ, कनिष्ठ लिखा, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ लिखा, कनिष्ठ। तो कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होता है ना वो क्या होता है? कनिष्ठ मतलब होता है बड़ा, मतलब सबसे श्रेष्ठ, तो उसका हो जाएगा वो कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। कनिष्ठ मतलब छोटा, तो छोटा का क्या होता है? ज्येष्ठ हो जाता है। आंसर क्या होगा? ज्येष्ठ, बी हो जाएगा। अगला देखो अतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? अंतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? बहिरंग, अपेक्षा, अल्प, अनुग्रह। अंतरंग मतलब बहुत ज्यादा, अंतरंग, अंतरंग का मतलब होता है अंदर के रंग। अंदर के रंग का उल्टा कर दोगे तो बहिरंग हो जाएगा, मतलब बाहर का रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है बहुत अंधकार हो जाना, छोटा सा अंधकार मतलब झिलमिलाहट होना, तो इसका विलोम हो जाता है प्रकाश। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, छोटा सा अंधकार, तो तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश। कृष्ण शब्द देखो, महीना में जो होता है ना, महीना, महीना में दो पक्ष होता है, वो कृष्ण पक्ष होता है, वो शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण के उल्टा यदि आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर बताओगे शुक्ल पक्ष। कृष्ण का उल्टा क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण के उल्टा शुक्ल पक्ष होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? कृष्ण का काला भी होता है, काला भी होता है, श्याम भी होता है, ये सब याद रखोगे आप। विज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है? देखो आपसे बताया गया आपको कि उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जोड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हो। तो विज्ञान में बी प्लस ज्ञान, तो विज्ञान में ना बी उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? बी। आंसर हो जाएगा बी इसका। अगला क्वेश्चन है पुरातन, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन, पूरा प्लस तन, पुरातन। आंसर क्या होगा? पूरा, पूरा में तन जोड़ दो, पुरातन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35/36 में आदिकाल शब्द का उपसर्ग क्या? आदिकाल, आदि प्लस काल बराबर आदिकाल, आदि प्लस काल। दो शब्द ऑटोमेटिक लगता है, तो याद रखना जब भी तोड़ा जाता है ना तो पहला शब्द ना मूल शब्द होनी चाहिए। आदि प्लस काल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आदि। छोटका दी है इसलिए आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए होगा आदि। ममेरा शब्द क्या? ममेरा, मम प्लस एरा, ममेरा, मम प्लस एरा, एरा में एक मात्रा है इसलिए एक मात्रा लगा होगा। मम प्लस क्या होगा? एरा, मम प्लस एरा बराबर ममेरा। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाता हो, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। पढ़ प्लस आई, पढ़ मूल शब्द हो गया और इसमें आई जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। इसमें आई क्या है? प्रत्यय है, तो आई खोज लो, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिख, इसमें मूल शब्द क्या है? दिख, दिख मतलब देखना, मूल शब्द है दिख, दिख में आवट जोड़ोगे, आवट, तो बराबर हो जाएगा दिखावट। क्या हो जाएगा? दिखावट, आवट। आंसर हो जाएगा डी। दिख में आवट बराबर क्या होगा? दिखावट। ओके। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र, शास्त्र का होता है शास्त्रीय। क्या होता है? शास्त्रीय। शास्त्र का विशेषण हो जाता है शास्त्रीय। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंग शब्द का हो जाता है रंगीन। रंग का क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। रंग उसका विशेषण बना दो तो हो जाएगा रंगीन। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? वैदिक। वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? वैदिक होता है, वैदिक। वेद कितना होता है? कमेंट कर दो, वेद कितना होता है? वेद कितने प्रकार का होता है? नीचे लिख दो। अब नीचे देखो 45 नंबर क्या बोला है, आचार्य शब्द का कौन सा संज्ञा है? देखो आचार्य जब कहोगे ना तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हुआ करते हैं उन सबको आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य को पूरा जाति के बोध करा रहा है। आचार्य में कौन आचार्य? फलानमा चिलानमा, तो आचार्य एक पूरा जाति के बोध कराया है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? और आचार्य के नाम ले लोगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
चतुराई, चतुराई क्या होता है? अंदर के गुण भाव से होता है, अंदर होता है, हम चतुराई को देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसे मानोगे आप भाववाचक संज्ञा। क्या मानोगे? भाववाचक संज्ञा चतुराई है। ठीक है, आगे देखो, गुच्छा शब्द क्या है? गुच्छा शब्द आपको पता होनी चाहिए। गुच्छा शब्द का संज्ञा जो होता है ना, गुच्छा समूहवाचक होता है। क्या होता है? समूहवाचक होता है। प, अब यहाँ देखो प, अब बोलोगे प ओष्ठ से आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला द, अब देखो द प, द थ द, न त थ द, ये दंत से आ रहा है। द कहाँ से आ रहा है? दंत से आ रहा है। त थ द सब के सब दंत से आता है। अब आ जाओ सीधे आप क कहोगे, क कंठ से आता है। क यहाँ से आवाज निकलता है। क कौन चीज है? कंठ है, कंठ। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के न कर्ता ने कर्म को कर्म से सब मिला जुलाकर 8 होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 गो भेद होते हैं। कितना होता है? 8 गो होता है। इस बात को आप याद रखो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आंसर क्या होगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो से ना कारक विभक्ति में 2 जगह आता है, एगो करण से, एगो आपादान से। तो करण से क्या होता है? संबंध के लिए होता है, और ये तोड़ने के लिए होता है। तो आपादान से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब यहाँ अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए आपादान आंसर माना जाता है। करण कारक चिन्ह क्या होता है? करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बालकृष्ण भट्ट, अब यहाँ से देखो ना 51 तक व्याकरण है। अब यहाँ से आपको मिलेगा मतलब पूरा किताब की किताब मिलेगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम क्या है? बातचीत। रोज है, अगे का, जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और तिरछ है, तिरछ किसका है? उदय प्रकाश का। एक बार कमेंट कर दो। सुबेदारनी क्या आपसे पूछा जाए? सुबेदारनी किसकी शीर्षक है? सुबेदारनी उसने कहा था। वो सदा नहीं रहा की बात करोगे, जगदीश चंद्र माथुर। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज आगे हो जाएगा। ये सब आपको पता है, सब पढ़ाया गया है। 53 के बाद 54 नंबर आ जाए। 54 नंबर क्या बोला है? उसने कहा था, किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, ये है कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? चरित्र प्रधान लगा सकते हैं। इसका मूल आंसर होता है कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान नहीं है तो लहना सिंह का इसमें पूरा का पूरा कैरेक्टर दिखाया गया है, इसलिए आप यहाँ चरित्र प्रधान लगाओगे। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर है। संपूर्ण क्रांति की बात करोगे तो जयप्रकाश नारायण का ही पाठ है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति का है। तिरछ की बात करते हैं, उदय प्रकाश जी का है। आगे देखो, रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थान कहाँ है? आपको पता है बिहारी थे। रामधारी सिंह दिनकर बिहारी थे। बिहारी में कहाँ? सिमरिया बिहार बेगूसराय में, सिमरिया बिहार बेगूसराय में उनका घर द्वार था। आगे देखो 47 में 57 है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, बिहार में। वो छायावादोत्तर काल के कवि हैं। छायावादोत्तर काल के कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं। राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है, जिस इंसान को पकड़ लेता है उसका पैर काटना पड़ता है। आंसर हो जाएगा रोज। तिरछ अलग है, हो सकता नहीं था। शिक्षा अलग है, आंसर हो जाएगा तिरछ। इसके आंसर क्या होगा? गैंग्रीन रोज पाठ में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है? रोज पाठ कौन लिखा है? अगे। और उसका नायिका कौन है? तो नायिका आपको पता होनी चाहिए, मालती है। कौन है? मालती। मालती का लड़का का नाम क्या है? मालती जो 1 साल के लड़का को रखी थी, तो उस लड़का का नाम क्या था? बोलो जल्दी से, फटाफट बोल दो। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अगे क्या बोला है? अगे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना का नाम क्या है? भगत सिंह की बहुत फेमस रचना है, एक लेख और एक पत्र। संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश का हो गया, उसने कहा। इसका आंसर क्या होगा? ए। चौर कैसे ताल है? चौर कैसा ताल है? तो देखो, चौर एक होता मन, मन हो जाता है गहरा। मन कैसा ताल है? गहरा। अब उथला क्या है? चौर। चौर कैसा ताल है? उथला। चौर और मन, वो सब अनेरा पाठ पढ़ोगे तो चौर और मन का वहाँ चर्चा किया गया है। मन गहरा होता है और चौर कैसा होता है? उथला, उबड़ खाबड़ होता है। ठीक ना? क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है। इस बात को आप याद रखो।
बिस्नी किस शीर्षक की कहानी का पात्र है? बिस्नी, बिस्नी कहाँ की है? तो बिस्ना आपको पता है सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ पाठ में बिस्नी एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर उभर कर सामने आता है। इस बात को याद रखना, बिस्नी किसकी है? सिपाही की माँ की है। 64 नंबर को सदानीरा। को सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगत सिंह, अब नामवर सिंह। तो आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रदाय, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पता होनी चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर है। इसका आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। 66 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आंदोलन आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित शास्त्र बोला है, क्या बोला है? दलित शास्त्र। जब भी कहें दलित नाम आए ना तो याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका 99% चांस होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस बात से आप अवगत रहना। दलित साहित्य कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। ओम प्रकाश और कालीराम, कालीराम कौन है? वही हेडमास्टर है जो उनको दबोच लिया था प्रकाश जी को और बरामदा में ले जाकर फेंक दिया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और कालीराम के किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो क्या बताओगे? जुट्ठन। जुट्ठन पाठ में इस दोनों आदमी का चर्चा किया गया है, ठीक ना। अगला देखो 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 68 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये किसका रचना है? तो मलयज साहब का है। किसका है? मलयज, मलयज है। इसका आंसर याद रखना, मलयज। आंसर क्या होगा? मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? मलयज साहब, मलयज साहब। इसी पाठ में लिखा है आदमी जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तिरिश कहानी शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो ये बताना होगा। तिरिश जो है ना, उसमें एक प्रकार के तिरिश है जो जादू की तरह उससे किसी को मार देती है, लेखक के पिता को हत्या कर देती है, काट देती है, विषाक्त जानवर है। तो जादुई यथार्थवादी की कहानी है, जादुई यथार्थवादी है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्णमूर्ति का नाम है शिक्षा, इनके रचना का नाम है शिक्षा। बालकृष्ण मठ तो बातचीत हो जाएगा, जुट्ठन ओम प्रकाश हो जाएगा, रोज आगे का हो जाएगा। ये सब याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्वेश्चन पूछेगा, लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। उनके नज़र में ना जे कृष्णमूर्ति, इनको जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से जानते हैं, ये बोले थे विश्व शिक्षक है। जे कृष्णमूर्ति क्या है? विश्व शिक्षक है इनके अनुसार। ओराव क्या लिखा है? ओरावा भाषा के धांगड़, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर, जो झारखंड एरिया से लाया गया था पश्चिम चंपारण में नील की खेती करने के लिए, तो भाड़े का मजदूर इसका शाब्दिक अर्थ होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा कौन पाठ में है? तो आपका पता होना चाहिए आपको, ये है ओ सदानीरा। गंडक नदी किस पाठ में लिखा गया? ओ सदानीरा में लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर काम करते थे? रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति कौन विश्वविद्यालय में थे? तो बताओगे भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर काम किया करते थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर बोला है, इसका रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है और ये निबंध है। कैसा है बाबू? निबंध बताओगे। आंसर क्या होगा? निबंध। अगला क्वेश्चन देखो 77 नंबर क्या बोला है? स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले को मन में जोश और उत्साह पैदा करता है। किनका रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना में बोला गया है जो इंसान स्पीच देता है उस स्पीच में जोश मिलता है, उत्साह मिलता है काम करने के प्रति। तो आंसर हो जाएगा ओम पर क्या लिखा है? बालकृष्ण भट्ट लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा? प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति का सौंदर्य का झलक दिखता है, वो दिखता है उषा में। उषा में क्या होता है ना, जब यहाँ से उषा के समय, अब उषा मतलब अंधकार के समय, जैसे जैसे अंधकार दिखता है तो धीरे से सूर्य का उत्पत्ति होता है, उस समय के सौंदर्य का चर्चा इसमें किया गया है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर
शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। 80 नंबर क्वेश्चन होगा, 80 नंबर की मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है? मुक्ति बोध वही गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम होता है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। 81 नंबर क्या बोला है? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति की बात किया जाता है तो कारा अधीक्षक, मतलब जो जेल में इंसान जो भर्ती होता है उसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया पद पर काम करते थे। कारा अधीक्षक थे, कारागार वाला क्षेत्र में काम करते थे। गांव का घर शीर्षक कविता में कवि कौन है? गांव का घर किसका है? ज्ञान की बात की जाता है, ज्ञानपत्री। क्या लिखा? ज्ञानेंद्र पति है। ज्ञानेंद्र पति बताओगे? उषा शीर्षक कविता की कवि कौन है? उषा रघुवीर साहब नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, सुभद्र नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह है। उषा के रचनाकार कौन किया है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, 84 नंबर क्या बोला है? तुलसीदास के जन्म कहाँ हुआ? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। राजापुर बांदा में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तुलसीदास किनको मानते थे? तो राम को मानते थे और सूरदास कृष्ण को मानते थे, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कवि भूषण की कविता में कौन सा रस मिलता है? वही कवि भूषण है जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी पर चर्चा करते हैं, उनमें वीर रस के, उनके सौंदर्य, वीर का अनुभूति का एहसास दिलाए हैं, तो वीर रस के एक कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के रचित महाकाव्य के नाम क्या है? कामायनी। इसी कामायनी में मनु, श्रद्धा और मानव ईड़ा इत्यादि का चर्चा किया गया है, तो कामायनी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म स्थान कहाँ है? तो निहालपुर। राजापुर बताओ तो तुलसीदास का हो जाएगा। निहालपुर पूछा जाए तो निहालपुर, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का होगा। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग को लिखती हैं और उनके लड़का, उनका छौना खो गया है, उसी पर पूरा बतिया लिखा गया है, पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक की कवित्री कौन है? तो देखो एक क्वेश्चन भी आ गया, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का एक पुस्तक है, रचना का नाम बताओ। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, किसका है? तो पुत्र वियोग का ये बात लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 87 के बाद 88, 89 में 90 देखो, पंचायती राज कहाँ खो गया है? गांव के घर में। पंचायती राज कहाँ खो गया है? गांव के घर में खो गया है। आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र पति वाला। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक कहाँ रहने वाला था? प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है, इसका जो शीर्षक है कविता नायक, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ के। यहीं अपने बेटी को टांग लेते हैं और लोहा पूछते हैं कहाँ कहाँ है बिटिया लोहा, वो बिटिया याद कर करके बता रहे थे। दानव दुरात्मा एक, मानव आत्मा एक, ये कहाँ से लिया गया है? जनजन के चेहरा एक से लिया गया है, जनजन के चेहरा एक से लिया गया। 93 देखो, छत्रसाल दशक से भूषण अपनी का पाठ छप्पे को लिए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ना भूषण। आंसर क्या होगा? छत्रसाल भूषण। आंसर क्या होगा? भूषण साहब होगा। अगला क्वेश्चन देखो 94, कवि जायसी की रचना कौन है? कवि जायसी की रचना देखो, कवित्त नहीं है, छप्पे नहीं है, उषा नहीं है, कड़बक है। जायसी की रचना कौन है? कड़बक। आंसर लगाओगे कड़बक। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा। ये जो चित्रलेखा है ये भी कड़बक है, मतलब जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना लिखा गया है, कड़बक। अगला क्वेश्चन है 95 बाद 96 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है यार। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो बताओगे प्रेम मार्गी। ये हमेशा प्रेम की चर्चा करते हैं, चाहे पद्मावती हो, चाहे राजा रतन सिंह हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, ये हमेशा प्रेम की चर्चा करते हैं। 97 नंबर सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल की दरिद्र है, भक्ति काल। सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सब भक्ति काल के कवि होते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? सूरदास के जो रचित पद है, तो सूर सागर से संकलित किया गया है। कहाँ से रचना किया गया है? सूर सागर से संकलित किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास के द्वारा रचना जो भी हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है? रामचरितमानस। उनका सबसे फेमस रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस, जिसमें रामायण के बारे में लिखा गया है। और आज के आखिरी प्रश्न आपके सामने है कि
निम्न में से कौन से किन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये रहा आपका 100 प्रश्न।